सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज मैं बात करूंगा सी शार्प इंटरव्यू के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें करीब 12 क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है स्टैटिक रीड ओनली वर्सेस कॉन्स्ट। इसके क्या डिफरेंसेस है इसमें। तो पहला स्टैटिक स्टैटिक जो होता है आपका शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टेंस ओनली वन कॉपी इन अ मेमोरी। स्टैटिक में क्या होता है आपका केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है क्लास का, और जब भी आप उसको जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं उसको हम केवल क्लास के नाम से ही एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक के केस में। एंड कैन बी चेंज एट रन टाइम। सो इसका यूज केस क्या है कि व्हेन यू नीड ए शेयर स्टेट अक्रॉस ऑल इंस्टेंस, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया, कैशिंग हो गया, डेटाबेस कनेक्शन बनाना हो गया, तो इस केस में हम स्टैटिक क्लास बना के उसका यूज कर सकते हैं। रीड ओनली क्या है, रीड ओनली आपका रन टाइम कॉन्स्टेंट होता है। तो जब भी आप श्योर नहीं है कि वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं अदर क्लासेस से, तो आप वहाँ पे रीड ओनली यूज कर सकते हैं। रीड ओनली फील्ड कैन बी इनिशियलाइज एट डिक्लेरेशन और ए कंस्ट्रक्टर लेवल। रीड ओनली वेरिएबल आर यूज्ड फॉर द रन टाइम कांस्टेंट। So value is assigned at declaration and the constructor, and can be assigned at runtime, allow different value for each instance. तो बेसिकली ये केवल रीड ओनली होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता अदर क्लासेस के थ्रू। इसका यूज केसेस आप कर सकते हैं, जैसे एपीआई की हो गया, वो चेंज होनी नहीं है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के केस में यूज कर सकते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं हमारी, उस केस में यूज कर सकते हैं। सो ये है इसका। अगला है आपका कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो भी चीजें वैल्यूज होंगी वो कांस्टेंट होंगी, फिक्स्ड होंगी। सो वैल्यू इज फिक्स्ड एट द कंपाइल टाइम एंड मस्ट बी असाइन एट द डिक्लेरेशन। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है रीड ओनली और कॉन्स्ट के अंदर। कॉन्स्ट के अंदर हमको पहले वैल्यू हम लोग को डिफाइन करनी है, डिक्लेयर करनी पड़ती है। रीड ओनली के केस में ऐसा नहीं होता है, कॉन्स्ट के केस में लेकिन ऐसा होता है, करना पड़ता है। इट कैन नॉट बी चेंज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो कॉन्स्टेंट तो चेंज तो होनी नहीं है। तो मैंने यहाँ जैसे एक एग्जांपल भी दे रखा है कॉन्स्ट, जिसमें एक वैल्यू असाइन की हुई है। अगला है इज इट पॉसिबल टू राइट कंस्ट्रक्टर फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसका आंसर आप बोलेंगे यस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर इवन दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। सो ये एक सिंपल क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसका हम जो भी हम लोग क्या है इंस्टेंस डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी हम इसको किसी सब क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है उसी टाइम इसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और अब इंस्टेंस क्रिएट होता है। सो when we create an object of a derived class, then the constructor of the abstract class is implicitly called. Even though we cannot instantiate abstract class must be inherited by the derived class. So ये तो जरूरी है, अगर जब चाइल्ड क्लास के कॉल होने पे इसका इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो ये तो मस्ट ही है, इसको इनहेरिट होना ही होना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया रखा है। जैसे एक सर्कल क्लास है जो शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो जब इसका इंस्टेंस क्रिएट होगा तो आपका सर्कल क्लास का भी क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कीवर्ड। सी शार्प के अंदर आप यूजिंग कीवर्ड यूज करते हैं, तो वही है। इसका मेनली दो यूज है। पहला है डायरेक्टिव यूज करना, जो आप नेम स्पेस यूज करते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर, यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग सिस्टम, वो एक हो गया, इंपोर्ट के अंदर यूज कर लेते हैं। दूसरा हो गया आपका यूजिंग स्टेटमेंट। जो जैसे आप सी शार्प का कोड लिख रहे हैं तो यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर जैसे हम कोई कनेक्शन बना दिया एसक्यूएल का कनेक्शन, तो जब वो कोड रन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्पोज मेथड को कॉल करके आपका कनेक्शन मेमोरी से रिलीज कर देगा।
तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो पहला हो गया यूजिंग डायरेक्टरी, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़, इट अपीयर एट द वेरी टॉप योर फाइल, जो कि नेम स्पेस वही हो गया यूजिंग सिस्टम। यूजिंग स्टेटमेंट आपका रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, जो कि आपका यूजिंग ब्लॉक है, जो कि गारंटी है दैट ऑब्जेक्ट डिस्पोज मेथड विल बी कॉल्ड एज सून एज इवन इफ एन एक्सेप्शन ऑकर्ड। मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ दे रखा है, जो कि एसक्यूएल कनेक्शन डिक्लेयर होता है, ओपन होता है, उसके बाद कुछ टास्क परफॉर्म होता है और फिर उसका कनेक्शन क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थ्रेड वर्सेस टास्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डॉटनेट कोर दीजिए या फिर सी शार्प का इंटरव्यू दीजिए, या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्रेड आपका क्या होता है, रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ दैट रन इन पैरेलल विद द अदर थ्रेड। बेसिकली एक ही सिंगल थ्रेड के अंदर कई सारे हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नेम स्पेस परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो जो भी टास्क सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं, तो इसके लिए हम थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भरवाने के बाद उसको ईमेल सेंड करना है, मान लीजिए 100 यूजर हैं, तो उनको एक साथ तो भेजेंगे नहीं, इनको थ्रेड बना लेंगे, मल्टी थ्रेड बना लेंगे उनका, और वो बैकग्राउंड में अपना टास्क परफॉर्म करता रहेगा, भेजता रहेगा। तो इस तरीके टास्क के लिए हम लोग थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टास्क जो है वो रिप्रेजेंट है असिंक्रोनस ऑपरेशन। असिंक्रोनस मीन्स इसके अंदर असिंक का वेट यूज होता है, जिसके अंदर वो वेट करता है until the task is not clear, means it that can run in the background, it is the part of system dot threading dot task namespace। टास्क जो होता है वो एब्स्ट्रैक्शन होता है थ्रेड का ही। तो जब भी टास्क स्टार्ट होता है, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू थ्रेड। थ्रेड के अंदर आपका जो होता है वो हर थ्रेड के लिए अलग अलग न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाता है, लेकिन टास्क के अंदर ऐसा नहीं होता है, एक ही थ्रेड बनेगा, बार बार थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, और ये एक थ्रेड पूल के अंदर आपका सारे टास्क को क्यू में बनाते जाता है। जैसे जैसे पूल खाली होता है, थ्रेड खाली होता है, वैसे वैसे ये एग्जीक्यूट होता रहता है, एंड इट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ वर्क लाइक मीन्स। मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिया रखा है किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। जैसे टास्क और रन हो गया, फिर क्रिएट हो रहा है, फिर क्यू के अंदर जा रहा है, फिर उसी तरह एक एक पिक करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। एक एग्जांपल दिया है, रियल टाइम एग्जांपल, जो कि एक रेस्टोरेंट का है। जैसे थ्रेड के अंदर मान लीजिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं थ्रेड को, अगर समझना हो आसान भाषा में, तो हर सिंगल हर एक कस्टमर के लिए हम अलग न्यू वेटर हायर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 कस्टमर यहाँ पे हैं, तो हम 100 वेटर्स को भी हायर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका थ्रेड। लेकिन टास्क के अंदर क्या है, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक थ्रेड पूल के अंदर बना ले रहे हैं। मान लीजिए 10 वेटर्स हैं, तो इनको थ्रेड पूल के अंदर रख देंगे, और वो कस्टमर को एक एक करके सर्व करते जाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए एक कस्टमर को सर्व किए, फिर दूसरे को सर्व किए, फिर उसने कुछ वेट कर रहा है अपना, तब तक वो वेटर जो है दूसरे कस्टमर को सर्व कर लेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं टास्क के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सी शार्प के अंदर और डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। सो बेसिकली क्या होता है, बॉक्सिंग जो होता है वैल्यू टाइप वेरिएबल है, जो भी कैर, इन, फ्लोट, डबल, ये जो टाइप्स होते हैं, वेरिएबल टाइप्स होते हैं, ये बॉक्स वैल्यू टाइप होते हैं। इनको कन्वर्ट करता है ये रेफरेंस टाइप में। रेफरेंस टाइप मीन्स ऑब्जेक्ट और कोई इंटरफेस हो गया टाइप का। अनबॉक्सिंग जो होता है वो अपोजिट होता है इसका, ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल को वैल्यू टाइप वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, वो इम्प्लिसिटली कन्वर्जन प्रोसेस होता है, जो कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, और अनबॉक्सिंग के अंदर हम लोगों को करना पड़ता है एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर। So during the boxing, the value on the stack is copied into the object created on the heap memory, and during the unboxing, boxed value type is explicitly cast from the object
and back to the value type allocated on the stack memory. So वैल्यू टाइप वेरिएबल जो होता है वो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और जो आपका रेफरेंस टाइप वेरिएबल जो होता है वो हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। इसके बाद मैंने एग्जांपल दिए रखा है, जैसे इंट आई इक्वल टू 10 हो गया, ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू आई हो गया, तो ये बॉक्सिंग हो गया जो कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप में। और उसके बाद आपका हो गया अनबॉक्सिंग के अंदर इंट आई इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू आई, इंट जे इक्वल टू इंट ऑफ ओ। यहाँ पे इंट ऑफ ओ जो है एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप के अंदर। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया व्हाट इज द मैनेज अनमैनेज कोड। तो अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे अगर इसको रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू को उनके प्रोजेक्ट में, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है मैनेज और अनमैनेज कोड। तो इसका सिंपल आंसर है कि जो भी प्रोजेक्ट आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप हुआ होता है वो मैनेज कोड होता है, और जो भी इसके बाहर डेवलप होता है वो सारे अनमैनेज कोड होते हैं। जैसे आपने कई सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे वो सी प्लस प्लस इंस्टॉल करता है, सो वो सारे क्या होते हैं, अनमैनेज्ड कोड। So the code which is developed in the .NET framework known as managed code. The code is directly executed by the CLR with the help of managed code execution. Any language that is written in the .NET is managed code. Unmanaged code is developed outside the framework. Applications that do not run under the control of the CLR मीन्स अगर इसके बाहर डॉट नेट फ्रेमवर्क के बाहर है तो CLR के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होगा। सो जैसे आप सी प्लस प्लस हो गया सच रिटर्न विच इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस लोअर लेवल फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया आपका मैनेज और अनमैनेज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक क्यू। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डॉट नेट के अंदर, खासकर डॉट नेट कोर के अंदर, MVC के अंदर, वेब API के अंदर। तो लिंक क्यू क्या होता है आपका, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड कोड क्वेरी। So basically ये क्या करता है, it allow the query the database using the C# object instead of raw SQL query। तो अगर आप आपने एडियो डॉट ने यूज़ किया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसक्यूएल कनेक्शन बनाते हैं, डेटा रीडर बनाते हैं, एडाप्टर बनाते हैं, क्वेरी को रन करते हैं एसक्यूएल कमांड के थ्रू। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा एसक्यूएल की क्वेरी हमें लिखनी पड़ती है, लेकिन इन लिंकिंग के केस में ये नहीं करना पड़ता। ये हम लोग को क्या करना होता है, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम डेटाबेस से अपना कॉल करा लेते हैं सारी चीज़ें। और लिंकिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे सोर्स से हम डेटा ले सकते हैं। लिंक टू ऑब्जेक्ट हो गया, लिंक टू XML हो गया, लिंक टू जेसन हो गया। सो उससे हम लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कई सारे डेटा सोर्स है। इट रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर द लूप, कंपाइल टाइम एरर चेकिंग, and it optimize query for the database using a link to SQL or entity framework, and link provide the SQL like way। ये दो टाइप के सिंटेक्स प्रोवाइड करता है, जैसे क्वेरी सिंटेक्स हो गया, जैसे आपने अगर MVC 3 और 5 में काम किया होगा तो वहाँ पे फ्रॉम और सेलेक्ट करके क्वेरी हम लोग यूज़ करते हैं, लिंक क्वेरी। अब मेथड सिंटेक्स आपका हो गया जैसे न्यू डॉट नेट कोर के अंदर वेयर हो गया, सेलेक्ट हो गया, टू लिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक के सिंटेक्स हो गया, मेथड सिंटेक्स हो गया। लिंक लिंक जो है इसके अलावा आपका फ़िल्टरिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ग्रुपिंग हो गया, जॉइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इट परफॉर्म द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली बाय डिवाइडिंग देम इनटू सेपरेट थ्रेड। वही हो गया कि एक ही थ्रेड के अंदर कई सारे टास्क को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी CPU इंटेंसिव टास्क होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी टास्क होते हैं, उनके लिए हम लोग मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड इट रन द कॉन्करेंटली विद इन अ प्रोसेस। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी प्रीवियस
एक क्वेश्चन में टास्क थ्रेड और टास्क के अंदर बैकग्राउंड ईमेल सेंड करना है जैसे, तो उसके लिए हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बना लेंगे और वो थ्रेड के हिसाब से वो अपना टास्क को सेंड मेल करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन इन द सी शार्प। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका वेब एपीआई के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जेसन यूज़ करते हैं और जो भी डेटा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आता है, और लेकिन जेसन के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जेसन जो है लाइट वेट होता है वेब एपीआई के अंदर, काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ भी हो जाता है और सेंड रिसीव करने में भी काफ़ी सही रहता है। तो सीरियलाइजेशन जो होता है इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू द फॉर्मेट, लाइक जेसन हो गया, एक्सएमएल हो गया, दैट कैन स्टोर और ट्रांसमिटेड। डीसीरियलाइजेशन हो गया आपका कन्वर्टिंग द स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड डेटा बैक टू द ऑब्जेक्ट। सीरियलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जेसन या एक्सएमएल किसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और डीसीरियलाइजेशन के अंदर हम उसी को रिवर्स कर देते हैं, फॉर्मेटेड डेटा को हम लोग फिर से ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें सी शार्प के अंदर हम लोग दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला है आपका न्यूटन सॉफ्ट जेसन, जो कि आपका जेसन कन्वर्ट और सीरियलाइज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है आपका डॉटनेट के अंदर ही इसका खुद का है सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन, जो कि जेसन जेसन सीरियलाइजर एंड सीरियलाइज ये प्रोवाइड करता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिकॉर्ड क्लास एंड रिकॉर्ड स्ट्रक्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड कीवर्ड ही है आपका जो कि रेफरेंस टाइप को डिनोट करता है। रेफरेंस टाइप जो भी क्लास और स्ट्रक्ट होते हैं वो रेफरेंस को टाइप को डिनोट करते हैं। दैट इज मेनली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द इम्यूटेबल डेटा मॉडल, स्पेशली व्हेन द डेटा इक्वलिटी मैटर मोर देन द आइडेंटिटी। जब भी हम लोग को इक्वलिटी चेक करना हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे हम लोग अपर रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड क्लास होता है, इसमें रिकॉर्ड स्ट्रक्ट होता है। रिकॉर्ड क्लास आपका रेफरेंस टाइप हो गया और रिकॉर्ड स्ट्रक्ट आपका वैल्यू टाइप हो गया। तो अगर क्लास है तो म्यूटेबल बाय डिफॉल्ट होगा, स्ट्रक्ट है तो म्यूटेबल होगा, ठीक है। एंड ये इनहेरिट को भी सपोर्ट करता है, एंड बेटर परफॉर्मेंस भी होता है इसका, क्योंकि रेफरेंस यूज हो रहा है तो फिर हो गई। सो दैट्स ऑल। इसमें इतना ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो पार्ट 1 या पार्ट 2 सी शार्प इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि मैंने इस चैनल पर डाले हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट पे ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अगर आपको पसंद हो शेयर भी कर लीजिए ताकि सही रहे बाकी लोगों के लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।